अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अभी मैं चैप्टर नंबर 10 जिसका नेम है सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, उसकी एक्सरसाइज बेटे 10.1 के लिए जो चंद ज़रूरी पॉइंट्स हैं, आइए पहले उनको देखते हैं। तो चूँकि चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, तो सबसे पहले बेटे बात कर लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस कौन सी होती हैं। तो ऐसी इक्वेशन बेटे जिनमें कम अज़ कम एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो आपको नज़र आ जाए, जैसे साइन है, कॉज है, टेन है, या इनके रेसिप्रोकल हैं, कोसेकेंट, सीकेंट या कॉट। तो आपकी इक्वेशन में कम अज़ कम इन 6 में से कोई एक होना चाहिए। अगर ज़्यादा भी होंगे तो कोई मसला नहीं है, जैसे मैंने एग्जांपल दी है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट ओवर 2, तो ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, चूंकि एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसमें आ गया। आगे दूसरी है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 1, तो ये भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। तो एटलीस्ट वन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो इक्वेशन में मौजूद हो तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कहलाएगी। तो बाकायदा डेफिनेशन करनी है तो इस तरह से आप कह सकते हैं, द इक्वेशंस कंटेनिंग एट लीस्ट वन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। उसके बाद बेटे चूंकि हमारे चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, तो उस पर भी बात कर लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन है उससे क्या मतलब होता है। तो बेटे ये जो आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के अंदर एंगल आपको नजर आ रहा होता है, यानी वो थीटा हो सकता है, अल्फा हो सकता है, एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, उसकी वो वैल्यूज जो आपकी दी हुई इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं, उनको अजीज बच्चों दी हुई ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कहा जाता है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस हैं वो भी बेटे दो टाइप के होते हैं, यानी प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ये कौन से होते हैं, यानी एंगल की वैल्यूज जो विद इन 0 to 2 पाई यानी ये क्लोज इंटरवल के अंदर लाया करती हैं, उन वैल्यूज को अगर वो हमारी दी हुई इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं तो उन वैल्यूज को हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहेंगे। द वैल्यूज ऑफ द एंगल थीटा that lie within the interval 0 to 2 pi are called principal solutions of the given trigonometric equation. उसके बाद बेटे जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन कौन से होते हैं, यानी वो तमाम आंसर या एंगल्स जिनके लिए दी हुई ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सेटिस्फाई होती हो, उन तमाम यानी आंसर्स को अगर हम एक सेट में बंद कर दें तो उसको अजीज बच्चों जनरल सॉल्यूशन कहा जाएगा। चूंकि ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस जो हैं इनके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस्तेमाल होते हैं, तो वो पीरियोडिक होते हैं, तो उनकी पीरियोडिक नेचर की वजह से इनके जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं वो इन्फिनिट होते हैं। प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो हैं वो तो बेटे काउंटेबल हैं, वो तो फिनिट हैं, एक होगा, दो होंगे या 3 होंगे, लेकिन जो जनरल सॉल्यूशन है वो इनकी पीरियोडिक नेचर होने की वजह से इन्फिनिट होते हैं। तो आइए इसको एक्सरसाइज यानी 10.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं ताकि हम इन बातों को फिजिकली देख सकें। तो हमें कहा गया है क्वेश्चन नंबर 1 में, सॉल्व ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन साइन एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये बेटे हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दी गई है। अब इसको सॉल्व करने का जो तरीका है बेटे वो मैंने स्टेप वाइज आपको जो है सिखाने की कोशिश की है। सबसे पहले आपने स्टेप नंबर 1 में आपने रेफरेंस एंगल फाइंड करना है। अब आपके जहन में ये बेटे चीज़ आ रही होगी कि सर ये रेफरेंस एंगल जो है ये क्या होता है। तो आइए पहले थोड़ा सा रेफरेंस एंगल को भी देख लेते हैं। रेफरेंस एंगल एक्चुअली फर्ज करें कि आपका जो एंगल है वो बेटे लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, इधर लाई कर रहा है, ये लाई कर रहा है, ये आपका एंगल है थीटा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है।
तो आपके एंगल थीटा का जो टर्मिनल आर्म है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अगर आपके गिवन एंगल का टर्मिनल आर्म फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हो तो फिर बेटे आपका जो रेफरेंस एंगल होगा, रेफरेंस एंगल वो थीटा के इक्वल ही होगा, क्योंकि ये अक्यूट एंगल होता है जो आपके यानी दिए हुए एंगल के टर्मिनल आर्म से एक्स एक्सिस तक का एंगल होता है, और ये एब्सोल्यूट वैल्यू हमने लेनी होती है इसकी। फर्ज करें कि आपका जो एंगल है वो टर्मिनल आर्म जो है आपके एंगल का वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, इधर आ गया, यानी अब यहां नहीं है, अब इधर है, यानी इधर से लेकर इधर तक आ गया। अब ये आपका थीटा है, यहां से लेकर यहां तक ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। तो अब आपका जो रेफरेंस एंगल होगा वो बेटे आपने इसकी बाकायदा डेफिनेशन ये है कि ये एक्चुअली आपके दिए हुए एंगल के टर्मिनल आर्म से लेकर एक्स एक्सिस तक का जो एंगल होता है उसको अजीज बच्चों आपके दिए हुए एंगल का रेफरेंस एंगल कहते हैं। तो ये टोटल एंगल अगर आप चेक करें तो ये पाए है। तो आपने अगर ये चेक करना है कि आपके टर्मिनल आर्म से लेकर एक्स एक्सिस तक कितना है, तो ये रेफरेंस एंगल है। तो इसका तरीका ये है कि आप टोटल एंगल पाए में से अपना एंगल थीटा माइनस कर दें तो रेफरेंस एंगल आ जाएगा। फर्ज करें आपका एंगल जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में, इधर आ गया, यहां नहीं है, इधर आ गया। तो अब बेटे आपका जो रेफरेंस एंगल होगा वो जरा चेक करें। आपका थीटा यहां से लेकर यहां तक है, तो आपको चाहिए कि इस एंगल का रेफरेंस एंगल चाहिए। तो उसका तरीका ये है कि आप देखें कि ये आपका जो टर्मिनल आर्म है इससे यहां तक का जो एक्स एक्सिस तक का एंगल है वो कितना है। तो उसको फाइंड करने के लिए देखें आपको क्या करना पड़ेगा कि चूंकि ये थीटा जो है ये बड़ा एंगल है, उसमें से आप माइनस करेंगे किसको, यानी पाए को, यानी टोटल थीटा यहां तक है, और अगर पाए आप माइनस कर दें जो कि यहां तक है तो बाकी आपके पास एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस टू द टर्मिनल आर्म आ जाएगा। तो उस वक्त आपका रेफरेंस एंगल अजीज बच्चों क्या होगा, यानी थीटा माइनस पाई हो जाएगा। इसको ये तो जरा थ्योरेटिकल चीजें हैं, थोड़ी मुश्किल आपको लगी होंगी, थोड़ा सा मैं और इसको इजी करता हूं ताकि रेफरेंस एंगल का जो कंसेप्ट है ये क्लियर हो जाए। फर्ज करें मेरे पास एंगल है -30 डिग्री, तो नीचे को आएंगे ही हम, मुझे को कहता है -30 डिग्री का रेफरेंस एंगल बताइए। तो ये दो तरीके हैं, एक तो मैं जो ये एक्यूट एंगल होता है इसी का एब्सोल्यूट ले लूंगा तो +30 डिग्री रेफरेंस एंगल आ जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि ये जो एंगल स्टैंडर्ड एंगल है वो यहां से यहां तक है, तो टोटल एंगल अगर आप देखें तो वो 2 पाई है, यानी 2 पाई में से आप माइनस कर दें अपना एंगल थीटा जो भी है, यानी 2 पाई में से टोटल एंगल 2 पाई है, उसमें से आप अपना एंगल थीटा माइनस कर दें तो बाकी फिर भी आपके पास जो एंगल आएगा वो रेफरेंस एंगल आपके पास आ जाएगा। तो ये तरीका, फर्ज करें मेरे पास एंगल है 260, तो अब ये कहाँ लाए कर रहा है 260, यहाँ थर्ड में लाए कर रहा होगा। तो थर्ड के लिए ये हमने फार्मूला नोट किया हुआ है कि भाई आप क्या करेंगे, थीटा में से आप 180 यानी पाई माइनस कर देंगे तो ये आपके पास कितने आ जाएंगे, इसमें 80 आ जाएंगे। तो ये रेफरेंस एंगल डियर स्टूडेंट्स ऐसा किसी एंगल का ऐसा एंगल होता है जो एक्स एक्सिस से दिए हुए एंगल के टर्मिनल आर्म तक का एंगल होता है और वो एब्सोल्यूट वैल्यू ली जाती है। तो इसका एक तो ये कंसेप्ट क्लियर आपका करना था, दूसरा ये है कि आप जब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो पहला स्टेप आपका यही होगा कि आपने रेफरेंस एंगल निकालना है। उसके लिए कंसेप्ट के लिए तो मैंने बातें कर दी हैं, लेकिन यहाँ आपने डायरेक्ट कैलकुलेटर से फाइंड करना है कि इधर एक्स है या अल्फा है, इसको आपने ज़हन में रख लेना है और ये साइन उधर जाकर शिफ्ट होगा तो साइन इनवर्स 1/sin
स्क्वायर रूट ऑफ 2 आप करेंगे तो ये 45 डिग्री आएगा, लेकिन आपने एंगल अपना रेडियन में लिखना है, तो ये π/4 आएगा। तो इस तरह बेटे आपने डायरेक्ट कैलकुलेटर से फाइंड कर लेना करना है, लेकिन रेफरेंस एंगल होता क्या है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, सेकंड में भी हो सकता है, थर्ड में भी हो सकता है, फोर्थ में भी हो सकता है। ये एक्चुअली एंगल होता है जो आपके दिए हुए एंगल के टर्मिनल आर्म से लेकर एक्स एक्सिस तक का एब्सोल्यूट अक्यूट एंगल होता है। तो उसके बाद जब आपके पास रेफरेंस एंगल आ जाए तो दूसरे नंबर पर बेटे आपने क्या देखना है कि आपको जो फंक्शन दिया हुआ है, साइन है, कॉज है, टेन है, क्या उसकी वैल्यू पॉजिटिव दी हुई है या नेगेटिव दी हुई है। अगर तो पॉजिटिव दी हुई है तो आपने देखना है कि साइन किस किस क्वाड्रेंट में, जो कि आप फर्स्ट ईयर में बड़ी डिटेल से पढ़ चुके हैं, पॉजिटिव होता है। तो चूंकि आपको साइन दिया हुआ है तो साइन पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव वैल्यू है आपके पास फर्स्ट में और सेकंड क्वाड्रेंट में, इसलिए जो आपके एंगल के आंसर हैं यानी आपके जो सॉल्यूशंस हैं वो फर्स्ट में और सेकंड क्वाड्रेंट में होंगे। तो फर्स्ट के लिए जो आंसर होता है वो नोट कर लें, वो बेटे रेफरेंस एंगल ही आंसर होता है, और सेकंड के लिए जो आंसर होता है वो पाई माइनस रेफरेंस एंगल होता है। तो ये फार्मूले भी थोड़ी देर में मैं लिख भी देता हूँ इधर, ये आप जेहन में बिठा लें। तो इसके बाद जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये पहली वैल्यू आपके पास आ रही है π/4 और दूसरी वैल्यू आ रही है 4π माइनस 1π यानी 3π/4। तो अगर आप गौर करें तो ये दोनों वैल्यू जो हैं ये 0 से 2π के अंदर इंटरवल के अंदर लाए कर रही हैं, आपका एक्सिस इंटरवल में लाए कर रहे हैं। लिहाजा ये दो वैल्यू जो हैं, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जो वैल्यूज लाए करेंगी विद इन क्लोज इंटरवल 0 to 2π वो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस कहलाएंगे। तो ये प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आपकी इक्वेशन के आ गए, लेकिन चूंकि आपको सॉल्व के लिए कहा गया है तो आपने जनरल सॉल्यूशन बताने हैं। तो जनरल सॉल्यूशन के लिए बेटे आपने देखना होता है कि जो मुझे फंक्शन दिया हुआ है, जैसे चार फंक्शन है साइन, कॉस, कोसेकेंट, सीकेंट, इन चार का जो पीरियड है वो फर्स्ट ईयर में आप सीख चुके हैं 2π होता है। तो जनरल वैल्यूज या जनरल सॉल्यूशन बनाने के लिए आपने देखना होता है कि मुझे इक्वेशन में फंक्शन कौन सा दिया हुआ है, उसका पीरियड क्या होता है। एज 2π इज द पीरियड ऑफ साइन एक्स या साइन फंक्शन, देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन बनाने के लिए आप क्या करेंगे कि जो आपके फंक्शन का पीरियड है उसके साथ मल्टीपल n लगा देंगे। n कौन होता है, कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो आपकी जनरल वैल्यूज बन जाएंगी π/4 प्लस 2nπ, 3π/4 प्लस 2nπ। तो सिंगल सिंगल वैल्यू को आप सेट में बंद करेंगे यूनियन की मदद से। इसमें भी आप 2nπ ऐड कर देंगे, इसमें भी आप 2nπ ऐड कर देंगे। n कौन है, कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, z को बिलोंग करता है। तो ये बेटे आपकी इक्वेशन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 में हम डिटेल से ये भी सीखेंगे कि हमारा यानी कौन सा फंक्शन क्वाड्रेंट 1 में या 2 में या 3 में पॉजिटिव या नेगेटिव होता है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की डियर स्टूडेंट स्टेटमेंट है, सॉल्व 2 cos x इज इक्वल टू -1। ये आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दी हुई है, इसका बेटे आपने सॉल्यूशन बताना है। तो सबसे पहला स्टेप, जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि स्टेप नंबर 1 में आपने रेफरेंस एंगल फाइंड करना है, और रेफरेंस एंगल का तरीका मैंने आपको कैलकुलेटर से सिखाया है। तो रेफरेंस एंगल फाइंड करने के लिए ज़रूरी है कि यहाँ कोई मल्टीपल ना हो, तो आप इसको पहले सिंपल फॉर्म में लाएं, सिंपल फॉर्म में पहले ले आएं ताकि आसानी से आप रेफरेंस एंगल जो है वो फाइंड कर सकें। ये जो मल्टीपल 2 है इससे डिवाइड कर दें, यानी cos x इज इक्वल टू -1/2, यानी आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका कोई डिवाइजर या मल्टीपल नहीं होना चाहिए। सिंपल यानी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बना लें। उसके बाद पहला स्टेप आपका है कि आपने रेफरेंस एंगल लिखना है। रेफरेंस एंगल के लिए बेटे कैलकुलेटर भी आप यूज कर सकते हैं, और अभी मैंने रेफरेंस एंगल पे थोड़ी देर पहले काफ़ी डिटेल से बात की है कि ये एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। तो आपने ये नेगेटिव साइन नहीं लेना, आपने कैलकुलेटर से ये कॉस इधर आके इन्वर्स होगा, तो ये ज़हन में बिठा लें कि रेफरेंस एंगल फाइंड करते हुए नेगेटिव साइन इस्तेमाल नहीं करते। तो ये कैलकुलेटर पे शिफ्ट प्रेस करें, कॉस प्रेस करें,
1/2 लिखें कि आपके पास आ जाएगा 60 डिग्री, लेकिन आपने वैल्यू किस में लेनी है, रेडियन में। 60 डिग्री को रेडियन में π/3 कहते हैं। तो ये बेटे इधर आपने डायरेक्ट लिखना है 60 डिग्री। कहीं ये नेगेटिव साइन देखते हुए आप माइनस ना लगा देना इधर। रेफरेंस एंगल एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, इसलिए आपने इसको पॉजिटिव लेना। इसको आप π/3 लिखेंगे, ये हम यूज करेंगे। ठीक हो गया जी। इसके बाद बेटे सेकंड स्टेप है, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में भी आपको टीच किया है कि ये आपने ज़हन में रखना है कि सबसे पहले मैंने रेफरेंस एंगल फाइंड करना है। दूसरे नंबर पे आपने देखना है कि जो मुझे फंक्शन दिया हुआ है वो नेगेटिव उसकी वैल्यू है या पॉजिटिव है। तो ये नेगेटिव है। कौन नेगेटिव है, कॉज। अब हमने चेक करना है कि कॉज नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है। पहले में तो सब पॉजिटिव होते हैं, यानी कॉज पहले में भी पॉजिटिव है और नंबर 4 में। तो नेगेटिव किधर होगा, नंबर 2 में और नंबर 3 में। तो ये इधर लिखें कि एज कोसाइन, पूरा नेम कॉज का क्या है, कोसाइन। कोसाइन इज नेगेटिव इन सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट्स। देयरफॉर जो हमारे पास हमारा एंगल है वो कौन है, एक्स है। देयरफॉर जो हमारे सॉल्यूशंस होंगे, यानी एक्स की वैल्यूज होंगी, हमारे एंगल की वैल्यूज होंगी, वो डियर स्टूडेंट्स सेकंड और थर्ड में लाया करेंगे। तो सेकंड के लिए ये भी चीज आप नोट कर लें, हो सकता है ये आपको पहले क्लियर ना हो। एंगल फॉर नंबर 1 पे नोट करें, एंगल फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए जो आपका एंगल होता है वो रेफरेंस एंगल ही होता है। सेकंड क्वाड्रेंट के लिए जो आपका आंसर या आपका एंगल होगा, एंगल फॉर सेकंड क्वाड्रेंट, वो डियर स्टूडेंट्स क्योंकि मैक्सिमम एंगल पाई होता है, 180 होता है, पाई में से आप रेफरेंस एंगल माइनस कर देंगे। और तीसरे के लिए एंगल फॉर थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए जो आपका एंगल होगा, चूंकि आप 180 क्रॉस कर चुके होंगे तो आपकी वैल्यू होगी पाई प्लस रेफरेंस एंगल। और फोर्थ के लिए डियर स्टूडेंट्स आपका जो एंगल होगा नंबर 4 के लिए फॉर क्वाड्रेंट, फॉर फोर्थ क्वाड्रेंट, अगर आपका एंगल चौथे क्वाड्रेंट में है तो फिर आंसर आपका होगा 2 पाई माइनस रेफरेंस एंगल। ये चीजें ज़हन में रखें ताकि आपको आंसर लिखने में आसानी रहे। तो अब आपके जो आंसर्स हैं वो सेकंड और थर्ड में है। तो सेकंड के लिए जो आंसर होता है वो पाई माइनस रेफरेंस एंगल होता है। तो आप इधर लिखिए पाई माइनस रेफरेंस एंगल। रेफरेंस एंगल कौन है, π/3। और जो दूसरी वैल्यू आपकी होगी थर्ड के लिए वो आ जाएगी आपके पास पाई प्लस रेफरेंस एंगल, यानी पाई प्लस π/3। एलसीएम लेंगे डियर स्टूडेंट्स तो 3 पाई माइनस 1 पाई, 2 पाई पहली वैल्यू 2 π/3 और दूसरी वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3 पाई प्लस 1 पाई 4 पाई π/3। तो ये बेटे आपके पास आ गई प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आ गए। आपको चूंकि सॉल्व करने के लिए कहा गया है तो आपने जनरल वैल्यू जो है उनको सेट में बंद करना है। तो लास्ट स्टेप आपका स्टेप नंबर 3, जनरल वैल्यूज या जनरल सॉल्यूशन। वो आप कैसे लिखेंगे, सेट में बंद करेंगे एक एक वैल्यू। जनरल वैल्यूज अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बता दी है कि आपने देखना है कि मेरा फंक्शन कौन है। थोड़ी सी डिटेल लिख लें आप, इधर भी थोड़ी डिटेल लिख लें जो पहले लिखी है कि आपका फंक्शन है cos x। तो cos का पीरियड क्या होता है, as 2 पाई is the period of
cos x। therefore आप दोनों प्रिंसिपल वैल्यूज के अंदर सॉल्यूशंस के अंदर 2n पाई ऐड करेंगे, यानी पीरियड के साथ आपने मल्टीपल n लगाना होता है और फिर प्रिंसिपल वैल्यूज के अंदर ऐड करके एक एक वैल्यू को सेट में बंद करना होता है। इस तरह जनरल सॉल्यूशन लिखा जाता है। जनरल सॉल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई ओवर 3 प्लस 2n पाई, फिर आप यूनियन लगाएंगे 4 पाई ओवर 3 प्लस 2n पाई। ये जो n है ये डियर स्टूडेंट्स z को बिलोंग करते हैं। ये बेटे आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 में tan स्क्वायर दिया हुआ है तो उसकी दो इक्वेशंस बनेगी। आइए क्वेश्चन 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको इक्वेशन बेटे दी हुई है 3 tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का स्क्वायर आ गया, तो इसकी दो इक्वेशन बनेगी। तो आइए पहले इसकी सिंपल फॉर्म बनाते हैं। दिस इंप्लाइज दैट tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 over 3। दिस इंप्लाइज दैट tan x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 over 3 स्क्वायर रूट। जब आप दोनों तरफ बेटे स्क्वायर रूट लेंगे तो इधर तो tan x होगा, राइट साइड पे आप प्लस माइनस लगाएंगे 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होगा, 3 के ऊपर स्क्वायर रूट आएगा। यहां से आप दो इक्वेशन बनाएंगे। फर्स्ट आप प्लस के लिए ले लें। दिस इंप्लाइज दैट tan x इज इक्वल टू प्लस 1 over 3 स्क्वायर रूट, इसको नंबर 1 कह दें। और दूसरी इक्वेशन बेटे आपकी आएगी tan x इज इक्वल टू माइनस 1 over स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब आप जो है ये जितनी देर तक आपकी इक्वेशन जो है वो सिंगल यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में नहीं आ जाती, आपके लिए रेफरेंस एंगल लिखना मुश्किल होता है। इसलिए सबसे पहला आप टारगेट आपके जहन में होना चाहिए कि जो भी इक्वेशन मुझे दी हुई है मैंने उसका सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में उसको कन्वर्ट करना है। तो ये आपके जहन में होना चाहिए। तो अब ये बेटे कन्वर्ट हो गई सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, तो आपका स्टेप नंबर 1 आ गया। स्टेप नंबर 1 क्या है कि आप रेफरेंस एंगल लिखेंगे। मैंने आपको कैलकुलेटर से फाइंड करना सिखाया है। वैसे भी आपको बेटे पता होना चाहिए, फर्स्ट ईयर में भी आपने ये टेबल सीखा हुआ है कि tan कौन से एंगल पर 1 over 3 स्क्वायर रूट होता है। तो आपको यकीनन याद होगा। अगर याद नहीं है तो आप कैलकुलेटर से शिफ्ट प्रेस करें, ये tan उधर जाके इन्वर्स होगा, 1 over 3 स्क्वायर रूट लिखें, आपको वैल्यू मिल जाएगी 30 डिग्री। 30 डिग्री रेडियन में होता है पाई ओवर 6। तो आपने कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी रेफरेंस एंगल लिख सकते हैं। तो चूंकि अभी हमने डेफिनेशन में रेफरेंस एंगल की डेफिनेशन में पढ़ा है कि वो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, तो ये नेगेटिव साइन रेफरेंस एंगल फाइंड करते हुए यूज नहीं होगा। लिहाजा इस इक्वेशन का रेफरेंस एंगल भी आपका पाई ओवर 6 ही होगा, यानी उसका भी रेफरेंस एंगल यही है, इसका भी रेफरेंस एंगल यही है। क्योंकि रेफरेंस एंगल जो होता है वो आपके दिए हुए एंगल के टर्मिनल आर्म से लेकर एक्स एक्सिस तक का एब्सोल्यूट अक्यूट एंगल होता है। तो बच्चों ये हो गया। स्टेप नंबर 2 में आप अलग अलग सॉल्व करेंगे। स्टेप नंबर 2, इधर आप पहले देखेंगे तो आपकी tan की वैल्यू पॉजिटिव है, तो आप देखेंगे tan कहाँ पॉजिटिव है। उधर आप देखेंगे तो आपकी tan की वैल्यू नेगेटिव है, तो आप देखेंगे tan कहाँ नेगेटिव है। तो ये मैंने पहले भी बनाया है, अब दोबारा हम इसको जल्दी से देख लेते हैं कि यहाँ ऑल पॉजिटिव है, tan इधर थर्ड में पॉजिटिव होता है। तो पता चला कि फर्स्ट और थर्ड में जो ये है पॉजिटिव है, और जो दूसरे दो बच गए हैं सेकंड और फोर्थ, उसमें ये नेगेटिव है। तो सेकंड और फोर्थ इसके लिए आएंगे और फर्स्ट और थर्ड जो है वो इसके लिए आएंगे, यानी चारों कोऑर्डिनेट्स के अंदर हमारे सॉल्यूशंस आएंगे। तो स्टेप नंबर 2 में हम क्या लिखेंगे, एज tan x is positive in
number 1 and 3rd quadrants. Therefore हमारे एंगल x की जो वैल्यू होंगी, फर्स्ट के लिए मैं बता चुका हूं बेटे, रेफरेंस एंगल ही आंसर होता है π/6, और थर्ड के लिए जो है आपका आंसर होता है पाई प्लस रेफरेंस एंगल यानी π/6। तो आप एलसीएम लेंगे, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू π/6 एंड x इज इक्वल टू 6π प्लस 1π यानी 7π/6। तो ये बेटे आ गए हमारे पास प्रिंसिपल सॉल्यूशंस इसके लिए। अब इसके लिए देखते हैं, छोटी सी लाइन लगाएं, एज tan x इज नेगेटिव इन, यहां से देखिए tan पॉजिटिव फर्स्ट और थर्ड में और नेगेटिव सेकंड और फोर्थ में, इन सेकंड एंड फोर्थ quadrants, therefore x is equal to, सेकंड के लिए बेटे होता है पाई माइनस रेफरेंस एंगल π/6, और फोर्थ के लिए होता है x is equal to 2π माइनस π/6। इसका एलसीएम लेंगे, x इज इक्वल टू 6π माइनस 1π यानी 5π/6, और इधर से बेटे आ रहा है आपके पास एलसीएम लेने के बाद 12π माइनस 1π यानी 11π/6। अब चूंकि आप जानते हैं कि ये पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियोडिक नेचर है, तो यहाँ जो स्मॉल वैल्यू है वो एक 5π/6 है और दूसरी जो है वो π/6 है। तो 7π/6 इससे बन सकती है और 5π/6 इससे बन सकती है और 11π/6 इससे बन सकती है। तो ये दो वैल्यू हम अगर इग्नोर भी कर देंगे, 11π/6 और 7π/6 ये रिपीट हुई हैं, तो तब भी हमारा जनरल सॉल्यूशन बन जाएगा। तो आइए जनरल सॉल्यूशन बनाते हैं। पहले मैं चारों वैल्यूज का लिख देता हूं, फिर रिड्यूस करके लिखता हूं। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 में हम क्या देखते हैं, हम पीरियड चेक करते हैं। तो बेटे ये देखें, ये भी tan में इक्वेशन है, ये भी tan में इक्वेशन है। तो tan का जो पीरियड होता है वो 2π नहीं होता, पाई होता है। तो ये आप लिखिए इधर, एज पाई इज the period of tan x, therefore जनरल सॉल्यूशन। तो चारों वैल्यू सिंगल सिंगल करके भी आप सेट में बंद कर सकते हैं। π/6 प्लस nπ, अब आप 2nπ नहीं लगाएंगे क्योंकि पीरियड आपका पाई है, तो मल्टीपल n आपने लगाना होता है, यानी इंटीजर लगाना होता है। ये एक वैल्यू आ गई, फिर यूनियन लगाइए। अब दूसरी वैल्यू तरतीब से लिखिए, 5π/6 प्लस nπ यूनियन, तीसरी वैल्यू 7π/6 प्लस nπ, और लास्ट वैल्यू 11π/6 प्लस nπ। ये बेटे आपका आंसर तो आ गया है, ये भी रहने दें तो ये ठीक है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन चूंकि यहाँ जो इसको अगर हम समराइज करके लिखें या रिपीटेड अकाउंट जो है उसको ना लिखें, तो दो वैल्यू हैं जो रिपीट हुई हैं, 11π/6 और 7π/6। ये अगर हम इग्नोर भी कर दें तो तब भी आपका आंसर जो है वो ठीक होगा। और ये मैं आपको अभी समझा भी देता हूं कि अगर आप ये सिर्फ दो भी लिख दें
तो तब भी आंसर क्यों ठीक होगा। 5 π/6 प्लस n पाई। n किसको बिलोंग कर रहा है, सेट ऑफ इंटीजर्स को। जरा चेक करें कि अगर हम 4 ना लिखें 2 लिख दें तो तब कैसे ठीक है। ये देखें, अगर आप n को 1 लगाते हैं, क्योंकि ये कोई भी इंटीजर होगा ना, नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर आप n को 1 लगाते हैं तो ये देखिए 6 पाई प्लस 1 पाई 7 पाई, यानी ये आ रहा है। और अगर आप इधर n 1 लगाते हैं तो 6 पाई प्लस 5 पाई 11 π/6, यानी ये आ रहा है। तो ये जो दो हैं ये इन्हीं से बन रहे हैं। चूंकि n जो है वो z को बिलोंग कर रहा है, तो वो कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की डियर स्टूडेंट्स स्टेटमेंट है, सॉल्व 9 - 3 कोसेकेंट स्क्वायर x इज इक्वल टू 5। ये बेटे दिया हुआ है। तो अभी मैंने आपको शुरू में इंट्रो में भी मैंने आपको बताया है कि जितनी देर तक आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सिंगल नहीं होगा और उतनी देर तक आप रेफरेंस एंगल नहीं लिख सकेंगे, यानी आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करना मुश्किल होगी। तो सबसे पहले आप ये नेगेटिव साइन है इसको राइट साइड पे ले जाएं और वो कांस्टेंट जो है वो कांस्टेंट के पास ले जाएं। यानी आपका जो पहला स्टेप है वो ये है कि आपने सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेफ्ट साइड पे लाना है, ये आपका टारगेट होना चाहिए। तो ये उधर ले जाएं और 5 को इधर ले आए, 5 इधर आकर माइनस होगा और ये माइनस वाली टर्म उधर जाकर प्लस हो जाएगी। उसके बाद बेशक बेटे इसको पहले लिख लें, यानी आप 3 कोसेकेंट स्क्वायर x पहले लिख लें, 9 - 5 आपके पास 4 है, इसको इधर लिख लें। और फिर अभी तक भी यहाँ मल्टीपल है, ये मल्टीपल नहीं होना चाहिए, तो 3 से डिवाइड कर दें। कोसेकेंट स्क्वायर x इज इक्वल टू 4/3, और ये स्क्वायर है तो ये भी आपकी क्वेश्चन नंबर 3 की तरह 2 इक्वेशंस बनेगी। दिस इम्प्लाइज दैट, बेहतर ये है कि आप इसको यहीं रेसिप्रोकल ले लें, यानी ये कोसेकेंट जो है ये चूंकि साइन का रेसिप्रोकल है तो ये लिखा जा सकता है 1/sin स्क्वायर। तो ये 1/sin स्क्वायर है तो इसको आप साइन स्क्वायर लिख लें, यानी साइन स्क्वायर ओवर 1 कर लें। तो इधर इन्वर्ट किया तो उधर भी इन्वर्ट कर लें, इसको लिख लें 3/4। ठीक है, तो दोनों तरफ रेसिप्रोकल हमने लिख ली है। चूंकि इसको कैलकुलेटर पे यानी रेफरेंस एंगल लिखने के लिए ये थोड़ा मुश्किल होगा, आप कैलकुलेटर से रेफरेंस एंगल नहीं फाइंड कर पाएंगे। तो जब भी आपके पास कोसेकेंट या सीकेंट या कॉट आए तो आप उसका रेसिप्रोकल लिख लिया करें। तो अब बेटे आप 2 इक्वेशनें बना सकते हैं, स्क्वायर रूट लें दोनों तरफ। तो sin x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 के ऊपर स्क्वायर रूट आएगा और 4 का स्क्वायर रूट जो है वो आप 2 लिख लेंगे। इसमें आप 2 इक्वेशन लिख सकते हैं, यानी sin x इज इक्वल टू, एक दफा आप प्लस के साथ लिख लें 3√/2, इक्वेशन नंबर 1 कह दें, और दूसरी दफा आप इसको माइनस के साथ लिख लें, sin x इज इक्वल टू -3√2। तो ये बेटे इक्वेशन नंबर 2 होगी। अब आप इसको यानी सॉल्व करने के काबिल हो गए हैं, क्योंकि अब आप रेफरेंस एंगल लिख सकते हैं। तो स्टेप नंबर 1 अब मैं नहीं लिखूंगा, अब आपको समझ है कि हमने रेफरेंस एंगल लिखना है। तो जल्दी से रेफरेंस एंगल कैलकुलेटर से मैंने सिखा दिया आपको, या वैसे भी आपको टेबल याद होना चाहिए कि साइन किस एंगल पर 3√2 होता है, तो वो आपने रेडियन में लगाना। तो आपका रेफरेंस एंगल चूंकि साइन जो है वो 60 डिग्री पे होता है, तो आप डायरेक्ट पहले 60 डिग्री लिखें, फिर उसकी रेडियन फॉर्म लिख लें π/3। तो ये आप यूज करेंगे π/3। तो चूंकि रेफरेंस एंगल जो है वो अक्यूट एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, उसमें नेगेटिव साइन इस्तेमाल नहीं होता, तो इस इक्वेशन का भी रेफरेंस एंगल π/3 ही होगा। अब बेटे यहाँ से 2 वैल्यू इधर से मिलेंगी, 2 इधर से, 4 वैल्यू मिलेंगी। फिर मैं छोटा सा यहाँ से आपको गाइड कर देता हूँ कि आपकी कौन सी वैल्यू कहाँ लाई कर रही है। साइन x जो है ये पॉजिटिव कहाँ होगा, ऑल पॉजिटिव, यानी फर्स्ट में और सेकंड में, यानी 2 वैल्यू आ जाएंगी फर्स्ट और सेकंड में, और थर्ड और फोर्थ में 2 नेगेटिव वैल्यू आ जाएंगी।
तो ये चारों क्वाड्रेंट्स के अंदर डियर स्टूडेंट्स आपके प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आएंगे। तो आइए रेफरेंस एंगल के बाद हमने ये रीज़न बतानी है कि एज साइन इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड सेकंड quadrants, therefore our solutions are, यानी x की वैल्यूज फर्स्ट के लिए आप जानते हैं रेफरेंस एंगल ही आंसर होता है π/3, और सेकंड के लिए जो आंसर होता है वो π माइनस रेफरेंस एंगल यानी π/3। This implies that x is equal to π/3 and x is equal to LCM लेंगे 3π minus 1π यानी 2π/3। तो ये बेटे आपकी प्रिंसिपल वैल्यूज आ गई। इधर से भी दो प्रिंसिपल वैल्यूज लें। तो रेफरेंस एंगल इसका भी वही है क्योंकि नेगेटिव साइन रेफरेंस एंगल में यूज नहीं होता। तो इधर हम क्या बात करेंगे, एज साइन x is negative in third and fourth quadrants, शॉर्ट में लिख लें। therefore x is equal to, थर्ड के लिए डियर स्टूडेंट्स जो आंसर होता है वो पाई प्लस रेफरेंस एंगल, ये आपका रेफरेंस एंगल है π/3, और फोर्थ के लिए जो आंसर होता है वो 2π माइनस रेफरेंस एंगल। एलसीएम लेंगे आप तो x आपके पास आएगा 3π प्लस 1π 4π/3 एंड x is equal to 6π minus 1π 5π/3। उसके बाद बेटे आप चेक कर लें आपकी दोनों इक्वेशन साइन में है और साइन का जो पीरियड होता है अब वो 2π होता है क्योंकि आपने जनरल सॉल्यूशन बनाना है। तो आप रीजन दें इधर, एज 2π इज द पीरियड ऑफ sin x, therefore जनरल सॉल्यूशन किसके इक्वल होगा, सिंगल सिंगल वैल्यू आप सेट में मांग करेंगे। पहली वैल्यू π/3 प्लस 2nπ, यानी पीरियड के साथ आप n लगा देंगे। फिर दूसरी वैल्यू आपकी 2π/3 प्लस 2nπ यूनियन, थर्ड वैल्यू 4π/3 प्लस 2nπ, और लास्ट वन 5π/3 प्लस 2nπ। n बेटे किसको बिलोंग करता है, z को। ये बेटे आपका आंसर है कि क्वेश्चन नंबर 4 के आपके पास जो आंसर आए हैं इनको भी आप जो है वो पीरियोडिक नेचर की वजह से समराइज कर सकते हैं, लेकिन आपकी टेक्स्ट बुक ने यही लिखा हुआ है तो आप यही रहने दें। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट डियर स्टूडेंट्स देखें। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है कि सॉल्व 2 cos square x माइनस 3 cos x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो बेटे अगर आप इसको कंपेयर करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो आपका जो x है वो रिप्लेस हुआ है cos x से, आपका जो a है वो 2 है, आपका जो b है वो -3 है, आपका जो c है वो +1 है। तो आपकी ये सारी इक्वेशन एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में है, इसलिए आप फैक्टर बना के भी सॉल्व कर सकते हैं और क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाकर भी इसको सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर चेंज कर सकते हैं। तो बेटे मैं इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज करने लगा हूँ। हियर
A is equal to 2, B is equal to -3 and C is equal to 1. Therefore, by quadratic फॉर्मूला, तो आप गौर करें तो आपका x कौन है, cos x है, तो ये cos x स्क्वायर है, यानी ये स्क्वायर वाली टर्म है, फिर ये सिंगल cos है, फिर आगे कांस्टेंट है। तो आप x की क्वाड्रेटिक फार्मूले में x नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, cos x लिखेंगे, यानी cos x इज इक्वल टू -b यानी कि +3 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी 9 -4a। a कौन है आपका 2 और c आपका कौन है 1 ओवर 2 टाइम a यानी 2 इंटू 2। इसको आप अच्छा करके लिख सकते हैं 3 प्लस माइनस 9 माइनस 8 यानी 1 का स्क्वायर रूट ओवर 2 इंटू 2 यानी 4। तो 1 का स्क्वायर रूट डियर स्टूडेंट्स 1 ही होता है। तो यहां से आपके पास आ गया है cos x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 1 ओवर 4, जो आप दो इक्वेशन बना सकते हैं। cos x इज इक्वल टू 3 प्लस 1 ओवर 4 यानी 1, ये आपकी पहली इक्वेशन आ जाएगी। और दूसरी आ जाएगी आपके पास cos x इज इक्वल टू 3 माइनस 1 यानी 2 ओवर 4 यानी 1 ओवर 2। तो इनको बेटे अलग अलग हम सॉल्व करेंगे। तो एक नई चीज यहाँ आ गई है कि ये चेक करेंगे cos x इक्वल टू 1 लिखा हुआ है। अब ये किसी क्वाड्रेंट के अंदर कोई एंगल ऐसा नहीं है जिस पर cos जो है वो 1 होता है। तो अगर आपका क्वाड्रेंटल एंगल हो जिस पर आपका आंसर आ रहा हो तो फिर बेटे आप रेफरेंस एंगल नहीं लिखेंगे। बड़ी अहम चीज है, इसको नोट कर लें कि अगर साइन या cos की कोई वैल्यू ऐसी है जो कि नॉन क्वाड्रेंटल एंगल पर जो है वो आ रही हो तो फिर तो आप रेफरेंस एंगल लिखेंगे। अगर वो क्वाड्रेंटल एंगल पे आ रही है, क्वाड्रेंटल एंगल कौन से होते हैं, 0 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया, इस तरह 180 डिग्री हुआ, 270 डिग्री हुआ, 360 हुआ। तो ये cos 1 किस पर होता है, 0 डिग्री पर, 0 डिग्री पे 1 होता है और फिर ये 360 डिग्री पे 1 होता है। और 0 डिग्री और 360 डिग्री जो है ये कोटर्मिनल एंगल है, यानी इनका इनिशियल और टर्मिनल एक ही जगह पर होता है। लिहाजा जिस तरह आप सेट में दो सिमिलर वैल्यूज नहीं लिख सकते, इसी तरह बेटे आप इसके भी जनरल सॉल्यूशन में दो वैल्यू नहीं लिखेंगे, तो छोटी वैल्यू लिखनी चाहिए। रूल क्या है कि आप छोटी वैल्यू लें, जो रिपीट हो रही है वो ना लें। लिहाजा दोबारा नोट कर लें, यहाँ बड़ा अहम पॉइंट आ गया कि साइन या cos की वो वैल्यू जो क्वाड्रेंटल एंगल पे आ रही हो, उसके लिए बेटे आप रेफरेंस एंगल नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। तो दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू, आप 0 डिग्री लिख सकते हैं, चूंकि रेडियन में लिखना है तो ऊपर डिग्री ना लगाएं, 0 लगाएं। और इधर आप लिख भी सकते हैं कि cos x इक्वल टू cos 0 डिग्री, cos से कैंसिल करके भी लिख सकते हैं, यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं cos x इज इक्वल टू cos 0। दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 0। तो यहां से ये आपको वैल्यू मिलेगी। मैं तीसरी दफा बताने लगा हूं कि वो वैल्यू जो क्वाड्रेंटल एंगल पर आ रही हो उसके लिए रेफरेंस एंगल नहीं लिखना। अगर एक से ज्यादा वैल्यू पे आ रही है तो छोटी वैल्यू आपने लेनी है, बड़ी वैल्यू रिपीट में आ जाएगी। इधर बेटे ये 1/2 किसी क्वाड्रेंटल एंगल पे नहीं आता, ये किसी नॉन क्वाड्रेंटल एंगल पर आएगा, यानी वो क्वाड्रेंट 1 में होगा या 2 में या 3 में या 4 में। इसलिए बेटे आप इसके लिए रेफरेंस एंगल लिखेंगे। तो रेफरेंस एंगल का तरीका मैंने बताया हुआ है आपको कि आपने सोचना होता है कि cos किस एंगल पर 1/2 होता है, वो आपका रेफरेंस एंगल है। अगर ना पता चले तो कैलकुलेटर से देख लें, यानी cos इनवर्स 1/2 कर लें। तो cos जो है वो 1/2 आप जानते हैं कि 60 डिग्री पे होता है। तो 60 डिग्री की रेडियन की फॉर्म π/3,
तो ये बेटे आप यूज करेंगे। अब इधर तो आपने ये कोई नहीं देखना ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, चूंकि रेफरेंस एंगल इस्तेमाल नहीं हुआ, डायरेक्ट आंसर आया। इधर आपने देखना है, आपने रीजन देनी है एज cos x इज पॉजिटिव दिया होगा, पॉजिटिव इन कहां कहां पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में और फोर्थ में। फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं और चौथे क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है। As cos x is positive in first and fourth quadrants, therefore आपका जो एंगल x है उसकी वैल्यू फर्स्ट के लिए क्या हो जाएगी, रेफरेंस एंगल, और फोर्थ के लिए 2 पाई माइनस रेफरेंस एंगल। इसको आप और अच्छा करके लिख लें, π/3 and x is equal to 6 pi minus 1 by 5 pi/3। अब बेटे ये आपकी हो गई प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गए, ये भी प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गया। अब आप चूंकि आपको कहा गया है कि सॉल्व करें, तो सॉल्व के लिए आपको जनरल सॉल्यूशन की जरूरत है। तो जनरल वैल्यू बनाएंगे तो आपकी इक्वेशन किस में है, कॉज में है, ये भी कॉज में है। तो कॉज का पीरियड क्या होता है, 2 पाई। ये नोट कर लें कि 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हैं, यानी साइन, कॉस और 2 उनके रेसिप्रोकल, कोसेकेंट, सीकेंट, इनका पीरियड 2 पाई होता है और tan और cot का जो पीरियड है वो पाई होता है। तो आपने देखना होता है जनरल सॉल्यूशन बनाने से पहले कि मुझे इक्वेशन किन में दी हुई है। तो इधर लिखिए एज 2 पाई इज द पीरियड ऑफ कोसाइन फंक्शन। पूरा नाम cos का क्या होता है, कोसाइन। Therefore, general solution is equal to, जब आप इसके अंदर 2n पाई ऐड करेंगे तो ये 2n पाई ही रह जाएगा, पहली वैल्यू आपकी आ जाएगी। आपकी पहली प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो है, वैल्यू जो है वो 0 है, तो 0 में आप 2n पाई ऐड करेंगे तो 2n पाई आएगा। फिर आपकी दूसरी वैल्यू है π/3, उसमें भी आप जनरल सॉल्यूशन बनाने के लिए 2n पाई ऐड करेंगे। तीसरी वैल्यू आप ये यूनियन की मदद से आपने लिखनी है सिंगल सिंगल। तो ये बेटे आपके क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। इसमें n कौन है, सेट ऑफ इंटीजर को बिलोंग करता है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देख। क्वेश्चन नंबर 6 की डियर स्टूडेंट स्टेटमेंट है, सॉल्व साइन स्क्वायर x माइनस 3 कॉस स्क्वायर x इक्वल टू 0। ये बेटे क्वेश्चन जो है ये 3 तरह से सॉल्व हो सकता है। आप इसको साइन के अंदर भी क्वाड्रेटिक बना सकते हैं, कॉस के अंदर भी क्वाड्रेटिक बना सकते हैं और tan के अंदर भी क्वाड्रेटिक बना सकते हैं। लेकिन मैं इसको साइन के अंदर क्वाड्रेटिक बना रहा हूँ, तो उसके लिए आप ये आइडेंटिटी जानते हैं कि कॉस स्क्वायर को आप 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। तो पहला स्टेप बेटे आप ये करें, इसको सॉल्व करने के लिए आप साइन के अंदर इसको क्वाड्रेटिक बना लें। फिर एक चीज़ नोट कर लें, जहन में बैठा लें कि कोई भी क्वाड्रेटिक, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जो है वो तब आसानी से सॉल्व हो जाती है जब आप उसे किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, यानी साइन में क्वाड्रेटिक बना लें या कॉस में क्वाड्रेटिक बना लें या tan में क्वाड्रेटिक बना लें। तो फिर आप उसको फैक्टराइज से भी सॉल्व कर सकते हैं, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं, तो इजी हो जाता है। तो ये आपके जहन में होना चाहिए। तो साइन स्क्वायर एज इट लिखें, माइनस 3 कॉस स्क्वायर को लिखें 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब बेटे 3 से मल्टीप्लाई कर दें। दिस इंप्लाइज दैट साइन स्क्वायर x माइनस 3 माइनस इंटू माइनस प्लस 3 साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखें 3 साइन स्क्वायर है और ये 1 साइन स्क्वायर है। अगर आप इनको सम अप करते हैं तो आपके पास आ रहा है 4 साइन स्क्वायर x
ये -3 आप राइट साइड पे ले जाएं, इक्वल टू 3। दिस इंप्लाइज दैट साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 3/4। आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो यहां से दो इक्वेशंस आपको मिलेंगी। पहली इक्वेशन आपके पास प्लस के लिए आ जाएगी, दूसरी इक्वेशन आपके पास माइनस के लिए आ जाएगी। तो 3 का स्क्वायर रूट ओवर 2 लिख सकते हैं आप। इधर से दो इक्वेशंस बनाएं। साइन x इक्वल टू +3 स्क्वायर रूट ओवर 2, इक्वेशन नंबर 1 कह दें, एंड साइन x is equal to -3 square root over 2, इक्वेशन नंबर 2 कह दें। और डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं जब आप सिंपल यानी किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अपनी इक्वेशन जो है वो ले आते हैं तो उसके बाद सबसे पहला स्टेप आपने रेफरेंस एंगल लिखना होता है। तो रेफरेंस एंगल मैंने आपको कैलकुलेटर से भी फाइंड करना सिखाया है कि आप जो है इधर देखें फंक्शन कौन है, साइन है, कॉस है, उसका इनवर्स ले लें और ये वैल्यू जो है वो कैलकुलेटर पे लिखें, इक्वल प्रेस करें। वैसे भी आपको टेबल याद होना चाहिए कि साइन किस एंगल पर 3 स्क्वायर रूट ओवर 2 होता है, ये आपको वैसे भी पता होना चाहिए। तो साइन 3 स्क्वायर रूट ओवर 2 जो है वो 60 डिग्री पे होता है, लेकिन आपने आंसर लिखने होते हैं रेडियन में, इसलिए आप रेफरेंस एंगल लिखेंगे π/3, इसको बेटा यूज करेंगे। तो ये मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ, आपको बता चुका हूँ कि रेफरेंस एंगल फाइंड करते हुए नेगेटिव जो साइन है वो आप यूज नहीं करते। उसकी वजह ये है कि जो रेफरेंस एंगल होता है वो अक्यूट एंगल होता है और वो आपके दिए हुए एंगल के टर्मिनल आर्म से लेकर एक्स एक्सिस तक का जो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंगल होती है वो बेटे रेफरेंस एंगल कहलाता है। इसलिए इस इक्वेशन का भी रेफरेंस एंगल π/3 ही होगा। तो उसके बाद जब रेफरेंस एंगल का पता चल जाए तो फिर आपने देखना होता है कि मेरा फंक्शन पॉजिटिव दिया हुआ है तो वो कहाँ पॉजिटिव है, और अगर नेगेटिव दिया हुआ है तो कहाँ नेगेटिव है। ये बात हम कई दफ़ा पहले कर चुके हैं, जल्दी से करते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, सेकंड के अंदर साइन और कोसेकेंट होता है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर tan और cot होते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर cos और secant पॉजिटिव होते हैं। तो इसकी मदद से बेटे आप देखें कि साइन पॉजिटिव है तो वो किधर है, क्वाड्रेंट नंबर 1 में और क्वाड्रेंट नंबर 2 में। एज साइन x इज पॉजिटिव इन 1 and first and second quadrants, therefore आपके एंगल x की जो वैल्यूज होंगी, फर्स्ट के लिए आप जानते हैं कि रेफरेंस एंगल ही आंसर होता है, π/3 होगा, और सेकंड के लिए आप जानते हैं कि आंसर होता है π माइनस रेफरेंस एंगल। अगर आप एलसीएम लेते हैं तो आपके पास यहाँ से दो वैल्यू आ रही हैं, पहली वैल्यू π/3 और दूसरी वैल्यू 3π - 1π यानी 2π/3। सिमिलरली बेटे आप इधर देखेंगे कि आपका जो फंक्शन है वो नेगेटिव दिया हुआ है, तो नेगेटिव ये कहाँ होता है, साइन दिया हुआ है आपको फंक्शन, साइन नेगेटिव होता है थर्ड में और फोर्थ में। तो ये आप लिखेंगे एज साइन x is negative in third and fourth quadrants, therefore आपका जो एंगल है थर्ड के लिए बेटे जो फार्मूला होता है वो आप जानते हैं कि वो पाई प्लस रेफरेंस एंगल होता है, और फोर्थ के लिए 2π माइनस रेफरेंस एंगल होता है। आप एलसीएम लेंगे तो x की वैल्यू यहाँ से आपको मिलेंगी 3π + 1π 4π/3, और दूसरी वैल्यू बन जाएगी 6π में से 1π माइनस करेंगे तो 5π/3। ये बेटे आपकी जो चार वैल्यूज हैं
ये प्रिंसिपल सॉल्यूशंस कहलाएंगे इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के, यानी वो आंसर जो लाए करते हैं विद इन क्लोज इंटरवल 0 to 2 पाई, वो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस कहलाते हैं। अगर तो वो कहता कि सॉल्व फॉर प्रिंसिपल सॉल्यूशंस, तो फिर ये आंसर थे। उसने सॉल्व लिखा हुआ है, इसका मतलब है हमने जनरल सॉल्यूशन बताना है। तो जनरल सॉल्यूशन के लिए बेटे आपने देखना होता है कि जो मुझे मेरी इक्वेशन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसका पीरियड क्या है। पीरियड के साथ आपने मल्टीपल जो है वो n लगाना होता है और हर इंडिविजुअल वैल्यू में उसे ऐड करके सिंगल सिंगल वैल्यू को सेट में बंद करना होता है। तो इधर आप लिखिए as 2 pi is the period of sine function, या साइन लिख दें। therefore general solutions is equal to, सिंगल सिंगल वैल्यू में ऐड करें 2n पाई को, तो पहला आपका आंसर आ जाएगा π/3 + 2n पाई। यूनियन की मदद से दूसरा आंसर लिखें 2 π/3 + 2n पाई। यूनियन तीसरी वैल्यू लिखें 4 π/3 + 2n पाई। अब लास्ट वन आपकी वैल्यू 5 π/3 + 2n पाई। इसमें बेटे जो n है वो सेट ऑफ इंटीजर्स को बिलोंग करता है। ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6, और नेक्स्ट जब आप आगे जाएंगे तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर जो है वो सेम आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 की डियर स्टूडेंट्स स्टेटमेंट है सॉल्व स्क्वायर रूट ऑफ 2 into cos x into sin x minus sin x is equal to 0। ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन अब बेटे दी हुई है आपको, तो ये बिल्कुल आसान है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी वो दे सकता है। आप देखें कि फर्स्ट टर्म में भी sin x मौजूद है और सेकंड टर्म में भी sin x मौजूद है, तो ये आप कॉमन ले लें। यानी पहला स्टेप आपका ये है कि आप sin x कॉमन ले लें। तो फर्स्ट टर्म में रह जाएगा आपके पास 2 स्क्वायर रूट cos x, और सेकंड टर्म से आप sin x ले गए, यहाँ -1 रह जाएगा। राइट साइड पे 0 लिखें। तो अगर इन दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 है तो आप जानते हैं कि इधर sin x is equal to 0, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें, और 2 स्क्वायर रूट cos x -1 is equal to 0, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दें। तो डियर स्टूडेंट्स ये आप गौर करें, ये sin x इक्वल टू 0 है, तो साइन किसी नॉन क्वाड्रेंटल, दोबारा सुन लें, नॉन क्वाड्रेंटल एंगल पर 0 नहीं होता। ये क्वाड्रेंटल एंगल पर 0 होता है, यानी कि ये 0 डिग्री पर भी 0 होता है, ये 180 डिग्री पर भी 0 होता है, ये 360 डिग्री पर भी 0 होता है। इन अदर वर्ड्स अगर आप रेडियन में बात करें तो 0, पाई, 2 पाई, यानी प्लस माइनस भी लगा सकते हैं आप, सो ऑन। तो अगर आप गौर करें तो ये बेटे क्या है कि ये जो 0, +1, -1, +2, -2 है, ये कौन है? ये इंटीजर्स हैं। तो ये किसके मल्टीपल हैं? पाई के। लिहाजा वो तमाम वैल्यूज, वो तमाम एंगल्स जो पाई के इंटीग्रल मल्टीपल हैं, उन पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। लिहाजा अगर इसका हम डायरेक्ट जर्नल सॉल्यूशन लिखना चाहें तो आप इसको याद रख लें, x इज इक्वल टू n पाई, और n कौन है? कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। तो जब भी sin x इक्वल टू 0 आए तो आप डायरेक्ट उसका जनरल सॉल्यूशन लिख लिया करें, और जब cos x 0 आएगा तो वो π/2 के ऑड मल्टीपल पर, तमाम ऑड मल्टीपल पर 0 होता है, उस पर आप डायरेक्ट वो जनरल वैल्यू लिख लिया करेंगे। तो यहाँ बेटे चूंकि
जो एंगल हमारे हैं वो सारे के सारे कौन से हैं? क्वाड्रेंटल एंगल। तो क्वाड्रेंटल एंगल के लिए जो है वो कोई रेफरेंस एंगल नहीं होता, इसलिए आप यहाँ डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखेंगे। और इधर अगर आप आते हैं तो यहाँ से आपके पास आ रहा है cos x इज इक्वल टू 1/2 स्क्वायर रूट। तो इसको बेटे अगर आप गौर करें तो ये cos जो है ये 45 डिग्री पर 1/2 स्क्वायर रूट होता है। तो 45 डिग्री जो है वो क्वाड्रेंटल एंगल नहीं है, नॉन क्वाड्रेंटल है, यानी वो एंगल जो किसी क्वाड्रेंट में आते हैं वो नॉन क्वाड्रेंटल होते हैं, और जो किसी क्वाड्रेंट में नहीं आते यानी क्वाड्रेंट बनाते हैं, जैसे 0 डिग्री है, 90 डिग्री है, 270 डिग्री है, 360 डिग्री है, वो क्वाड्रेंटल एंगल कहलाते हैं। तो इसके लिए आप रेफरेंस एंगल लिखेंगे। तो किस एंगल पर 1/2 स्क्वायर रूट कॉस होता है वो आप डायरेक्ट भी जानते हैं कि 45 डिग्री पर होता है, लेकिन हमने रेडियन वाली वैल्यू लिखनी है तो π/4 लिखेंगे। उसके बाद बेटे ये तो आप सॉल्व कर चुके हैं, इसके लिए आप नेक्स्ट ये देखेंगे कि कॉस मुझे पॉजिटिव दिया हुआ है, तो कॉस पॉजिटिव किधर होता है? फर्स्ट में और फोर्थ में। तो ये आप लिखेंगे एज कोसाइन, पूरा नेम लिख लें, कॉस का फुल नेम, एज कोसाइन इज पॉजिटिव दिया हुआ है आपको इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट्स। देयरफॉर जो आपके आंसर आएंगे यानी x की जो वैल्यूज आएंगी एंगल की, फर्स्ट के लिए आप जानते हैं रेफरेंस एंगल आंसर होता है यानी π/4, और फोर्थ के लिए जो आंसर होता है वो 2π माइनस रेफरेंस एंगल यानी π/4। तो इसको और सिंपल करके जरा अच्छा करके लिखें तो ये x की यहाँ से दो वैल्यू आपको मिली, π/4 और दूसरी वैल्यू 8π माइनस 1π यानी 7π/4। तो अब चूंकि बेटे आपको कहा गया है सॉल्व करें, तो ये तो आपकी आ गई प्रिंसिपल वैल्यूज आ गई, ये आपने जनरल वैल्यू लिख ली हुई है, ये दो वैल्यू आपकी प्रिंसिपल सॉल्यूशंस कहलाएंगे इस इक्वेशन के, इनकी भी जनरल वैल्यू लिखें। अब ये आंसर किसके हैं? जिसमें कॉस फंक्शन मौजूद है, कोसाइन मौजूद है, तो रीजन दें एज 2π is the period of cosine, therefore जो इनकी जर्नल वैल्यूज होंगी, therefore जर्नल वैल्यूज आर, तो पहली जर्नल वैल्यू आपकी बन जाएगी π/4 प्लस 2nπ, और दूसरी आपकी वैल्यू बन जाएगी 7π/4 प्लस 2nπ। तो फाइनल जो रिजल्ट बेटे आप लिखेंगे, एक आपके पास ये है और दो आपके पास वो हैं, तो आपका फाइनल रिजल्ट यानी इसके बाद आपका जो जनरल सॉल्यूशन है, देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन इज इक्वल टू, सबसे पहले इसको लिखें, सेट के अंदर लिख रहे हैं आपने, जनरल सॉल्यूशन हमेशा आपने सेट के अंदर लिख लें और हर इंडिविजुअल वैल्यू को दूसरी वैल्यू से ज्वाइन करते हुए यूनियन का साइन ज्वाइन आपने लगाना है। नेक्स्ट वैल्यू आप लगाएं π/4 प्लस 2nπ, और इसके बाद आपकी वैल्यू आ जाएगी यूनियन, लास्ट वैल्यू आपकी ये है 7π/4 प्लस 2nπ। ये बेटे आपका आंसर है। इसमें जो n है अब वो आप जानते हैं कि वो सेट ऑफ इंटीजर को बिलोंग करता है। क्वेश्चन नंबर 8 भी डियर स्टूडेंट्स अगर आप गौर से देखें तो इसकी स्टेटमेंट है सॉल्व 3 cot square x प्लस 3 cosecant square x इक्वल टू 5। तो ये भी बेटे तीन तरह से हो सकता है। आप इसको
कॉस स्क्वायर में कॉस में क्वाड्रेटिक भी बना सकते हैं, आप इसको साइन में क्वाड्रेटिक भी बना सकते हैं, और आप इसको टेन में भी क्वाड्रेटिक बना सकते हैं। लेकिन आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें आंसर जो है वो साइन में क्वाड्रेटिक बना के लिखे हुए हैं, इसलिए मैं भी इसको साइन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करने लगा। तो उसके लिए बेटे ज़रूरी है कि आप ये जानते हैं कि जो कॉट एक्स है ये कॉज ओवर साइन होता है। तो आपका पहला स्टेप ये होगा कि आप इसको भी यानी कॉज और साइन में चेंज करेंगे और इसको भी, ताकि पूरी इक्वेशन जो है वो कॉज साइन में चेंज हो जाए। तो पहला स्टेप आप फंडामेंटल जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं उनकी मदद से ये वैल्यू लगाएंगे। 3 cos स्क्वायर एक्स ओवर साइन स्क्वायर एक्स ये लिखेंगे। इसको आप जानते हैं कि ये कोसेकेंट स्क्वायर एक्स है, ये रेसिप्रोकल है साइन स्क्वायर का, तो इसको आप लिख सकते हैं 3 ओवर साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, इक्वल टू 5 लिख लें आप। उसके बाद बेटे अगर आप गौर करें तो ये साइन स्क्वायर इसके नीचे भी है और साइन स्क्वायर इसके नीचे भी है, तो आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाइंग बाय साइन स्क्वायर एक्स। इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ रहा है 3 cos स्क्वायर एक्स, इधर मल्टीप्लाई करेंगे +3, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 साइन स्क्वायर एक्स। तो अब चूंकि मैंने शुरू में कहा है कि मैं इसको साइन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाऊंगा, तो इसलिए बेटे ये जो कॉस स्क्वायर है ये आप जानते हैं इसको लिखा जा सकता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये मैंने लिख दिए। राइट साइड आप एज इट लिखेंगे। अब जो साइन स्क्वायर का इधर कोफिशिएंट है ये 5 है, और इधर जो कोफिशिएंट है ये -3 आ रहा है, तो इसको अगर आप राइट साइड पे ले जाएंगे तो ये अगले स्टेप में ये आपके पास 8 हो जाएगा। 3 × 1 3 -3 साइन स्क्वायर एक्स +3 इज इक्वल टू 5 साइन स्क्वायर एक्स। आप ये 3 और ये वाला 3 ऐड करें, ये 6 हो रहा है, इसको आप उठा के राइट साइड पे ले जाएं, लेकिन लिख पहले लें। तो ये 3 और ये 5 मिलकर कितने हो जाएंगे, 8 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएंगे। और ये 3 और ये 3 आपके पास जो है ये मैं 6 ही है, लेकिन इसको मैं इधर ले आया हूँ, इसको मैं उठा के इधर ले आया हूँ, लेकिन लिखा मैंने पहले, और ये 3 + 3 जो है ये लेफ्ट साइड की बजाय मैं राइट साइड पे लिख रहा हूँ। तो बच्चों यहाँ से आपके पास आ रहा है साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 6/8, जिसको आप 2 के टेबल से डिवाइड करें तो ये 3/4 है। फिर आप अगर स्क्वायर रूट लेते हैं तो यहाँ से आपके पास 2 इक्वेशंस आ रही हैं साइन में, साइन एक्स इज इक्वल टू ± स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। फर्स्ट इक्वेशन आपके पास आ रही है साइन एक्स इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट ओवर 2, और सेकेंड इक्वेशन आपके पास आ रही है साइन एक्स इज इक्वल टू -3 स्क्वायर रूट ओवर 2। अब बेटे ये सिंपल फॉर्म में आ चुकी है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसमें है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपकी सेकंड इक्वेशन में है, तो रेफरेंस एंगल लिखना आपके लिए आसान है। तो साइन किस एंगल पर 3 स्क्वायर रूट ओवर 2 होता है, ये बड़ी दफा हम बात कर चुके हैं, जल्दी से बात करते हैं। तो रेफरेंस एंगल हमारा होगा 60 डिग्री, जिसको हम रेडियन में π/3 लिखेंगे। तो चूंकि मैं शुरू में बता चुका हूँ कि रेफरेंस एंगल लिखते हुए नेगेटिव साइन हम यूज नहीं करते, उसकी रीजन भी मैं कई दफा बता चुका हूँ, अब हम ज्यादा वक्त नहीं लगाएंगे। तो इसका भी रेफरेंस एंगल 60 डिग्री ही है, क्योंकि रेफरेंस एंगल जो है वो आपके दिए हुए एंगल के टर्मिनल आर्म से एक्स एक्सिस तक एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, अक्यूट एंगल होता है, इसलिए नेगेटिव साइन यूज नहीं करेंगे। तो इसका रेफरेंस एंगल भी π/3 और इसका रेफरेंस एंगल भी π/3 है। उसके बाद बेटे इसकी मैं डायरेक्ट 2 वैल्यू लिखने लगा हूँ।
क्योंकि साइन जो है वो पॉजिटिव दिया हुआ है, और साइन पॉजिटिव किधर होता है, फर्स्ट में और सेकंड में। तो ये रीजन आप लिख लें और डायरेक्ट दो वैल्यू लिख लें, एज साइन इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड सेकंड quadrants, therefore x is equal to, फर्स्ट के लिए तो आपका रेफरेंस एंगल ही आंसर होगा, और सेकंड के लिए जो है वो पाई माइनस रेफरेंस एंगल। तो यहां से जो मुझे दो वैल्यू मिली हैं वो पाई ओवर 3 और 3 पाई माइनस 1 यानी 2 पाई ओवर 3, ये मिल गए। इधर से बेटे आइए जरा चेक करते हैं, इधर आपका साइन जो है वो नेगेटिव है, एज साइन इज नेगेटिव इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट्स, देयरफॉर यहां से जो आपका एक्स आएगा थर्ड के लिए आंसर होता है पाई प्लस रेफरेंस एंगल, और फोर्थ के लिए आंसर होता है 2 पाई माइनस रेफरेंस एंगल। इसको सिंपल करके लिखें, x इज इक्वल टू 4 पाई ओवर 3, और इधर से बेटे आ रहा है आपके पास 6 पाई माइनस 1 पाई 5 पाई ओवर 3। फिर आप रीजन देंगे कि आपकी जो इक्वेशंस हैं वो साइन में है, ये भी साइन में है, ये भी साइन में है, तो साइन का पीरियड क्या होता है 2 पाई, as 2 pi is the period of sine, therefore general solution is equal to, जनरल सॉल्यूशन आपका क्या होगा, इधर से शुरू कर लें, पाई ओवर 3 प्लस 2n पाई यूनियन 2 पाई ओवर 3 प्लस 2n पाई यूनियन 4 पाई ओवर 3 प्लस 2n पाई यूनियन, लास्ट वन आपकी वैल्यू है 5 पाई ओवर 3 प्लस 2n पाई। इधर बेटे जो n है वो सेट ऑफ इंटीजर को बिलोंग करता है, ये आपका आंसर है। इसको गौर से देखें, अगर आप लेक्चर को शुरू से देखें तो क्वेश्चन नंबर 4, 6 और 8 के जो आंसर्स हैं वो बेटे सेम है, अगर आप इनको गौर से देखें। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट डियर स्टूडेंट्स इस तरह से है, सॉल्व साइन 2x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू कॉस x इज इक्वल टू 0। ये बेटे क्वेश्चन नंबर 9 है, और इसमें आप ये डबल एंगल की आइडेंटिटी आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी हुई है, वो बेटे यूज करेंगे आप कि साइन 2x आप लिख सकते हैं 2 साइन x cos x, ये मैं यहां यूज करूंगा। पहला स्टेप ये आप करेंगे, साइन 2x को लिखें 2 साइन x cos x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 cos x इज इक्वल टू 0। यहां से बेटे गौर करें आप कि ये cos x फर्स्ट टर्म में भी मौजूद है और cos x सेकेंड टर्म में भी मौजूद है, इसे आप कॉमन ले लें। cos x कॉमन लेंगे तो फर्स्ट टर्म के पास रह जाएगा 2 साइन x, और यहां से cos x ले जाएंगे तो सेकेंड टर्म के पास रह जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3, राइट साइड इक्वल टू 0। अब बेटे यहां से फर्स्ट फैक्टर को भी आप 0 के इक्वल रखें और सेकेंड फैक्टर को भी आप, तो दो इक्वेशंस आपको मिलेंगी। दिस इंप्लाइज दैट cos x इक्वल टू 0, इसको नंबर 1 कहें, एंड 2 इंटू साइन x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट
साइन एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। इक्वेशन नंबर 2 इसको कह लें। तो यहाँ बेटे जरा गौर करेंगे, मैं पहले भी आपको बात बता चुका हूँ, इसको जरा तवज्जो से सीख लें कि कॉज किसी भी क्वाड्रेंट के अंदर जो एंगल होते हैं उनको कहते हैं नॉन क्वाड्रेंटल। जो क्वाड्रेंट के अंदर होते हैं, क्वाड्रेंट के अंदर जो एंगल होते हैं, मसलन फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो हो सकते हैं वो 0 और 90 के बिटवीन होंगे, जो सेकंड में हो सकते हैं वो 90 और 180 के बिटवीन होंगे। तो जो क्वाड्रेंट के अंदर होते हैं उनको कहते हैं नॉन क्वाड्रेंटल, और जो क्वाड्रेंट बनाते हैं यानी वो होते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर या वाई एक्सिस के ऊपर, तो उनको बोलते हैं क्वाड्रेंटल एंगल। तो ये कॉस जो है ये 0 होता है क्वाड्रेंटल एंगल पर, ये किसी क्वाड्रेंट में जो एंगल है उस पर 0 नहीं होता, यानी ये 0 होता है 90 पर, 270 पर, यानी 90 के आड मल्टीपल पर। तो 90 को अगर हम रेडियन में लिखें तो π/2 लिखते हैं, तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है। तो इसलिए बेटे अगर हम इसकी जनरल फॉर्म बनाना चाहें तो वो इस तरह से बनाएंगे कि n π प्लस π/2। तो अगर आप n को 1 रखते हैं तो ये 2π प्लस 1π कितना हो जाएगा, 3π/2। अगर आप इसको 0 लेते हैं तो ये टर्म 0 हो जाएगी, तो ये π/2 आ जाएगा। तो ये आप डायरेक्ट इसका जनरल सोल्यूशन जो है, जिस तरह आपने साइन x इक्वल टू 0 के लिए मल्टीपल ऑफ पाई डायरेक्ट जनरल सोल्यूशन लिखा, इसी तरह बेटे आप इसका भी याद रखेंगे कि x इज इक्वल टू n π प्लस यानी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। इसमें जो n है वो बिलोंग कर रहा है z को, तो ये इसका जनरल सोल्यूशन आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर मैं एक एक वैल्यू लिखूंगा तो मैं x इक्वल टू π/2 लिखूंगा, -π/2 लिखूंगा, फिर 3π/2 लिखूंगा, -3π/2 लिखूंगा, सो ऑन। तो जनरलाइज कर देंगे तो आपके लिए आसानी होगी। लेकिन इधर बेटे अगर आप देखें तो जो साइन एक्स की वैल्यू है वो स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 है, तो ये किसी क्वाड्रेंट एंगल पे नहीं होती। इधर आपको रेफरेंस एंगल लिखना पड़ेगा कि ये आपका एंगल जो है वो किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में है, फोर्थ में, उसके हिसाब से आप रेफरेंस एंगल लिखेंगे। तो रेफरेंस एंगल क्वाड्रेंटल एंगल के लिए नहीं होता, नॉन क्वाड्रेंटल के लिए होता है, यानी जो क्वाड्रेंट के अंदर होते हैं। तो यहाँ बेटे आप जानते हैं कि साइन जो है वो 3√2 जो है वो 60 डिग्री पर होता है। देयरफॉर रेफरेंस एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री, जिसको आप π/3 लिख सकते हैं। अब चूंकि साइन की वैल्यू पॉजिटिव दी हुई है तो साइन पॉजिटिव किधर होता है, एज साइन इज पॉजिटिव इन फर्स्ट में तो तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, और फिर ये सेकंड में पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट्स। देयरफॉर आपके जो एंगल्स हैं वो लाए करेंगे फर्स्ट में और सेकंड में। तो फर्स्ट के लिए बेटे आप जानते हो कि रेफरेंस एंगल आंसर होता है, यानी π/3, और सेकंड के लिए जो आंसर होता है वो पाई माइनस रेफरेंस एंगल होता है। इसको जरा अच्छा करके लिखे, x इज इक्वल टू π/3, और दूसरी वैल्यू एलसीएम के बाद आपके पास आएगी 2π/3। अब चूंकि बेटे आपकी इक्वेशन जो है वो साइन में है और उसका पीरियड जो है वो 2π होता है, तो जनरल वैल्यू के लिए आपने पीरियड के साथ मल्टीपल n जो है वो लगाना होता है और हर इंडिविजुअल वैल्यू में ऐड करना होता है, तो जनरल सॉल्यूशन बन जाता है। एज 2π is the period of sine, therefore general solution is equal to, तो सबसे पहले आप ये वाली वैल्यू लिखेंगे जो आपने इस इक्वेशन से ली है,
n पाई प्लस पाई ओवर 2, फिर यूनियन लगाएंगे, फिर आप पाई ओवर 3 प्लस 2n पाई, फिर आप यूनियन लगाएंगे, फिर आप ये वैल्यू लिखेंगे 2 पाई ओवर 3 प्लस 2n पाई। इसमें बेटे जो n है वो आप लिख सकते हैं कि सेट ऑफ इंटीजर्स को बिलोंग करता है। डियर स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 की डियर स्टूडेंट्स स्टेटमेंट है सॉल्व cos 2x इज इक्वल टू cos x। तो यहाँ भी बेटे आप देख रहे हैं कि ये डबल एंगल आइडेंटिटी आ गई है, तो इसकी वैल्यू भी याद रख लें। इसकी 3 वैल्यू होती हैं, लेकिन चूंकि राइट साइड पर cos है तो मैं इसकी वैल्यू cos वाली लिखूंगा। यानी आपने फर्स्ट ईयर में सीखा हुआ है कि cos 2x cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x भी होता है, ये 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 भी होता है, तो ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x भी होता है। तो मैंने ये वैल्यू क्यों सिलेक्ट की है, क्योंकि मेरी राइट साइड पर अगर आप गौर करें तो cos x है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी इक्वेशन जो है वो एक ही फंक्शन में जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने। तो इसलिए बेटे इसकी जल्दी से वैल्यू लगाएं। पहला स्टेप आपका यही है कि आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आनी चाहिए। cos 2x को आप लिखेंगे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। राइट साइड वाला जो cos x है उसको भी आप लेफ्ट साइड पर ले आए, माइनस cos x इज इक्वल टू 0। तो आप ये देखें ये cos में क्वाड्रेटिक बन गई है, तो आप इसको रीसेट कर लें। दिस इंप्लाइज दैट 2 cos स्क्वायर x माइनस cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये बेटे क्वाड्रेटिक इन cos x है। तो आपका जो a है, हियर a इज इक्वल टू 2, b is equal to -1 and c is also equal to -1. Therefore, by quadratic formula आप किसके लिए लगाएंगे? cos के लिए लगाएंगे, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक किस में है? cos में है, x में नहीं है। लिहाजा आप x की जगह क्या लिखेंगे? cos x लिखेंगे। cos x इज इक्वल टू माइनस बी यानी कि +1 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी कि 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, -4 इंटू 4ac। a आपका 2 है और c डियर स्टूडेंट्स आपका -1 है, ओवर 2 टाइम a यानी 2 इंटू 2। इसको और अच्छा करें, cos x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस 2 इंटू 4 8 प्लस 1 9 स्क्वायर रूट ओवर 4, जिसको आप लिख सकते हैं 1 प्लस माइनस 3 ओवर 4। यहां से बेटे दो इक्वेशन आपकी बनेगी। cos x जब आप 1 प्लस 3 करेंगे तो ये 4 ओवर 4 यानी 1 आएगा, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कह दें। और दूसरी आपकी इक्वेशन आएगी cos x इज इक्वल टू, जब आप 1 माइनस 3 ओवर 4 करेंगे तो ये -2 ओवर 4 आएगा यानी -1 ओवर 2। इसको आप इक्वेशन नंबर 3 कहते हैं। अब इसमें बेटे फिर वही बात आ गई है क्वेश्चन नंबर 9 वाली कि cos जो है वो किसी भी क्वाड्रेंट के अंदर जो एंगल होते हैं उन पर 1 नहीं होता। cos जो है वो 1 होता है 0 डिग्री पर, और इसके बाद जो है वो 360 डिग्री पर यानी 0 और 2 पाई पे। तो इसको जब अगर आप जर्नलाइज करेंगे तो आप छोटी वैल्यू के लिए जर्नलाइज करेंगे, तो हम बाद में जर्नलाइज करेंगे। हम छोटी वैल्यू फिलहाल लिख लेते हैं कि x इक्वल टू 0 ले लेते हैं। 0 डिग्री रेडियन में भी 0 ही होगा। ये दो एंगल पर, क्वाड्रेंटल एंगल पर 1 होता है, 0 पर और 2 पाई पर। तो हमने छोटी वैल्यू ले ली है, चूंकि हमने इसको अभी जर्नलाइज करना है। तो
पीरियोडिक नेचर होने की वजह से जब आपने जनरल वैल्यू लिखनी होती है तो आप छोटी वैल्यू से लिखते हैं, बड़ी वैल्यू रिपीट हो जाती है। तो ये भी बेटे ज़हन में रखें। इसके बाद यहाँ से अगर आप गौर करें तो ये रेफरेंस एंगल आपको लिखना है। रेफरेंस एंगल के लिए मैंने काफ़ी दफ़ा बता दिया है कि नेगेटिव साइन आपने इग्नोर करना है, ज़हन में आपने वैल्यू रखनी है, नेगेटिव साइन नहीं रखना। तो रेफरेंस एंगल बेटे इसके लिए लिखेंगे, रेफरेंस एंगल आप देखेंगे कि cos किस एंगल पर 1/2 होता है। तो cos 60 डिग्री पे 1/2 होता है, तो आपका रेफरेंस एंगल 60 डिग्री रेडियन में लिखेंगे तो π/3 आएगा। उसके बाद बेटे आपने देखना है कि cos जो है वो नेगेटिव दिया हुआ है, तो नेगेटिव कहाँ होता है? एज कोसाइन, cos का पूरा नेम, कोसाइन इज नेगेटिव इन second and third quadrants. Therefore, आपके एंगल x की जो वैल्यू आएगी वो सेकंड के लिए आएगी पाई माइनस रेफरेंस एंगल यानी π/3, और थर्ड के लिए आएगी पाई प्लस रेफरेंस एंगल यानी π/3। इसको सिंपल करेंगे तो ये 2π/3 और दूसरी वैल्यू बेटे आ जाएगी 4π/3। तो अब आप इसकी भी जर्नल वैल्यू लिखेंगे और इनकी भी जर्नल वैल्यू लिखेंगे। तो दोनों इक्वेशन आपकी काज में है, और काज का डियर स्टूडेंट्स जो पीरियड होता है वो आप जानते हैं, इधर ही बेशक लिख लें, एज period of cosine is 2π, therefore जो इसकी जनरल वैल्यू आएगी वो 0 + 2nπ आ जाएगी, और यहां इनकी जो जनरल वैल्यू आएगी वो डियर स्टूडेंट्स आ जाएंगी। पहली आएगी x = इसको हम ऊपर लिखते हैं, यहाँ आपको नजर नहीं आएगा, इसकी जनरल वैल्यूज हम ऊपर लिखते हैं, इसकी जनरल वैल्यू हम यहाँ लिखते हैं। पहली जनरल वैल्यू आपकी आ जाएगी 2π/3 + 2nπ, और दूसरी आ जाएगी 4π/3 + 2nπ। Therefore, जनरल सॉल्यूशन। तो पहले इसको सेट में बांध करें 2nπ को, फिर यूनियन लगाएं, फिर आप ये वाली वैल्यू सेट में बांध करें 2π/3 + 2nπ, और लास्ट में आप ये वाली वैल्यू यूनियन की मदद से सेट में बंद करें 4π/3 + 2nπ। तो ये बेटे आपके क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है। इसमें आपका जो n है वो आप जानते हैं z को बिलोंग करता है। क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट है, सॉल्व tan² x - √3 + 1 into tan x is equal to -√3। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये राइट साइड वाला -√3 लेफ्ट पे ले आते हैं तो ये आपके पास 4 टर्म्स का जो है 4 टर्म्स आपके पास आ जाएंगी जिसकी आप पेयरिंग कर सकते हैं। तो इसका पहला स्टेप ये है कि आप राइट साइड को लेफ्ट साइड पे लाएं, tan² x, और ये ब्रैकेट ओपन कर दें, -√3 into tan x -1 into tan x, और राइट साइड वाला जो -√3 है उसको लेफ्ट पे लेके आए तो ये +√3 = 0।
अब आप अगर गौर करें तो ये जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं, इनमें डियर स्टूडेंट्स आपके पास tan x कॉमन है। tan x कॉमन ले लें, इसके पास रह जाएगा tan x, इधर रह जाएगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, और इन दो से अगर आप -1 कॉमन ले लें तो ये भी आपके पास tan x और ये माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इक्वल टू 0। तो ये कॉमन जो फैक्टर है ये दोनों टर्म्स में है, ये सेकंड टर्म में भी है, ये फर्स्ट टर्म में भी है। इसको बेटे आप कॉमन ले लें, tan x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये आपने कॉमन लिया तो फर्स्ट टर्म के पास रह जाएगा tan x, और सेकंड टर्म से आप ये कॉमन ले गए तो यहां रह जाएगा -1। तो बारी बारी बेटे इनको 0 के इक्वल लें। दिस इंप्लाइज दैट tan x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इक्वल टू 0, और tan x minus 1 equal to 0. This implies that tan x is equal to square root of 3, इसे इक्वेशन नंबर 1 कह दें, और इसको बेटे इक्वेशन नंबर 2 कह दें। अब इनको अलग अलग सॉल्व कर लें, अलग अलग सॉल्व कर लें। तो सबसे पहले देखें कि ये tan किस एंगल पर स्क्वायर रूट ऑफ 3 होता है, ये आप जानते हैं 60 डिग्री पे होता है। तो रेफरेंस एंगल आपका 60 डिग्री यानी π/3। तो इधर tan जो है ये 1 किस पर होता है, इसका रेफरेंस एंगल आपका आ जाएगा π/4 यानी 45 डिग्री पर होता है। इसको आप लिखेंगे π/4। उसके बाद बेटे ये भी पॉजिटिव है और वो भी पॉजिटिव है, तो tan पॉजिटिव होता है फर्स्ट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। तो वो वैल्यूज हम लिखते हैं एज tan x is positive in first and third quadrants, first and third quadrants। therefore फर्स्ट के लिए तो आप जानते हैं वैल्यू होती है रेफरेंस एंगल, और थर्ड के लिए पाई प्लस रेफरेंस एंगल। इसी तरह यहां भी चूंकि पॉजिटिव है तो ये इसी तरह इधर इस भी यही दो वैल्यू आप लिखेंगे कि x इज इक्वल टू फर्स्ट के लिए तो हो गया रेफरेंस एंगल, और थर्ड के लिए पाई प्लस रेफरेंस एंगल। तो यहां से दो वैल्यू मिलेंगी आपको π/4 और दूसरी वैल्यू 4 आप एलसीएम लेंगे तो 5 π/4। इसको भी बेटे जरा सिंपल कर लें, x इज इक्वल टू π/3, x इज इक्वल टू 4 π/3। अब आप जानते हैं कि ये दोनों इक्वेशंस डियर स्टूडेंट्स, ये भी चेक करें, ये भी tan में है और ये भी tan में है, और tan का जो पीरियड है वो पाई होता है। तो ये रीजन दें आप एज पाई इज द पीरियड ऑफ टेंजेंट फंक्शन। Therefore, general solution is equal to, इसमें बेटे आप ऐड करेंगे 3 π/3 में आप ऐड करेंगे n पाई। चूंकि आपने पीरियड का मल्टीपल जो है वो n बनाना होता है, तो जब पीरियड 2 पाई होता है तो 2 पाई n आप ऐड करते हैं। अब पीरियड पाई है तो n पाई आप ऐड करेंगे। नेक्स्ट वैल्यू यूनियन 4 π/3 प्लस n पाई, यूनियन π/4 प्लस
n पाई यूनियन 5 पाई ओवर 4 प्लस n पाई। ये भी बेटे आंसर ठीक है, लेकिन आपकी टेक्स्ट बुक ने इसको समराइज करके लिखा है, यानी जो वैल्यू रिपीट हो रही हैं वो उसने ड्रॉप कर दी हैं ड्यू टू पीरियोडिक नेचर। अगर आप दो वैल्यू यहाँ से ड्रॉप कर दें तो वो आपकी दूसरी दो वैल्यू में मौजूद है। मसलन अगर आप ये 4 पाई ओवर 3 वाली वैल्यू ड्रॉप कर देते हैं और ये 5 पाई ओवर 4 वाली वैल्यू ड्रॉप कर देते हैं, तो दूसरी जो दो वैल्यू आपके पास आई हैं वो भी आपकी ये वैल्यू बना देती हैं। मसलन पाई ओवर 3 प्लस n पाई, इसमें अगर आप n को 1 लेते हैं तो आपका ये 4 पाई ओवर 3 बन जाता है। और दूसरी वैल्यू अगर मैं ये वाली ले रहा हूं इसके साथ 5 ओवर 4 प्लस n पाई, तो ये भी बेटे आप आंसर लिख सकते हैं। अब जरा गौर करें कि ये मैंने दो क्यों लिखी हैं। अगर आप n को 1 रखते हैं तो आपके पास ये 4 पाई ओवर 3 ये आ जाती है। अगर इसमें आप n को 1 रखते हैं तो 4 पाई प्लस 1 पाई यानी 5 पाई ओवर 4 ये आ जाती है। तो बेटे इसलिए आप इन दो रिपीटेड वैल्यू को इग्नोर भी कर सकते हैं। आपका जो n है वो आप आगे लिखा करें कि वो z को बिलोंग करता है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 की डियर स्टूडेंट्स स्टेटमेंट है सॉल्व tan x इज इक्वल टू sin 2x। तो इसमें भी बेटे आप गौर करें कि ये sin 2x जो है ये डबल एंगल आइडेंटिटी है। ये आपने फर्स्ट ईयर में 10 चैप्टर में पढ़ी हुई है। तो इसमें आप sin 2x को लिखेंगे 2 sin x cos x। ये बेटे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी डबल एंगल के लिए आप यहाँ यूज करेंगे और tan को लिखेंगे sin ओवर cos। तो पहला स्टेप बेटे आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आप यूज करेंगे। tan को लिखिए sin x ओवर cos x और राइट साइड पे डबल एंगल आइडेंटिटी यूज करें 2 sin x cos x लिखें। फिर बेटे ये cos से मल्टीप्लाई कर दें। दिस इंप्लाइज दैट sin x इज इक्वल टू 2 sin x cos स्क्वायर x। तो इसको बेटे अगर आप गौर करें तो आप इसको इस साइन को उस साइड पे राइट साइड पे ले जाएं, यानी ये कॉस मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिए, आप इधर जो है वो 0 लिखें और इसको राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये आपके पास सेकंड टर्म जो है वो नेगेटिव साइन के साथ आएगी, यानी माइनस साइन एक्स हो जाएगा। अब इस टर्म के पास भी अगर आप गौर करें तो साइन एक्स मौजूद है और इस टर्म के पास भी साइन एक्स मौजूद है। तो बेटे ये आप साइन एक्स कॉमन ले लें। फर्स्ट टर्म से साइन एक्स कॉमन लेते हैं तो फर्स्ट टर्म के पास रहेगा 2 cos स्क्वायर एक्स। इधर से साइन कॉमन लेते हैं तो -1। इसको जरा रीसेट करें, खूबसूरत करके लिखें। दिस इंप्लाइज दैट आइदर साइन एक्स इज इक्वल टू 0, नंबर 1 बोल दें इक्वेशन नंबर, और 2 cos स्क्वायर एक्स -1 इक्वल टू 0। तो बेटे ये मैं पहले आपको बता चुका हूं कि साइन जो है वो क्वाड्रेंटल एंगल पर 0 होता है। तो अगर आपका साइन एक्स या साइन थीटा 0 हो तो आपने डायरेक्ट जर्नल वैल्यू याद रखनी है कि आप बजाय ये लिखें 0 डिग्री, फिर आप लिखें 180 डिग्री, 360 डिग्री, या रेडियन में आप लिखें 0 पाई प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई, यानी पाई के जो हैं वो इंटीग्रल मल्टीपल। तो डायरेक्ट बेटे इसका आंसर याद रखें कि चूंकि आपने सॉल्व करना है और सॉल्व के लिए आपको जर्नल सॉल्यूशन की जरूरत होती है, तो आप इसका डायरेक्ट जर्नल सॉल्यूशन याद रखें कि x इज इक्वल टू n पाई, यानी मल्टीपल ऑफ जो
इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाए हैं उन तमाम पर ये इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई होती है। इसमें n कौन है, z को बिलोंग करता है, तो ये आपको डायरेक्ट आंसर मिल गया। क्योंकि ये किसी कोऑर्डिनेट के अंदर किसी एंगल पर ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होती, इसलिए रेफरेंस एंगल इसका नहीं लिखेंगे। इधर बेटे आप आ जाएं इस साइड पर, यहां से आपको cos square x मिल रहा है 1/2। दिस इंप्लाइज दैट cos x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2 स्क्वायर रूट। तो इधर से बेटे आप दो इक्वेशनें बनाएं, इसको क्लोज कर लें यहाँ, और इधर से आप दो इक्वेशंस बना लें। एक दफा आप लिख लें cos x इधर से इज इक्वल टू प्लस 1/√2, इसको आप नंबर 2 बोलें, और दूसरी आप बना लें cos x इज इक्वल टू माइनस 1/√2, इसको इक्वेशन नंबर 3 कह दें। अब बेटे ये इसका भी रेफरेंस एंगल π/4 और इसका भी रेफरेंस एंगल π/4, यानी आपकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो सेम है, और रेफरेंस एंगल में आपने साइन को नहीं देखना होता, वैल्यू चेक करनी होती है। तो यहां बेटे लिखिए रेफरेंस एंगल इज इक्वल टू 45 डिग्री यानी π/4, तो इसका भी यही है, रेफरेंस एंगल 45 डिग्री π/4। उसके बाद बेटे ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो आपको चारों कोऑर्डिनेट्स के लिए आंसर लिखना होगा, तो डायरेक्ट ही लिख देते हैं। पॉजिटिव ये कहाँ होगा, कॉस पॉजिटिव होता है फर्स्ट में और फोर्थ में, तो इसका फर्स्ट और फोर्थ के लिए लिखते हैं, और बाकी जो दो बच गए हैं वहां कॉस नेगेटिव होगा, यानी सेकंड और थर्ड में, तो इसका सेकंड और थर्ड के लिए लिखेंगे, और इसका फर्स्ट और फोर्थ के लिए लिखेंगे। एज cosine is positive in first and fourth, therefore x is equal to, फर्स्ट के लिए हो गया π/4 और फोर्थ के लिए हो गया 2π माइनस रेफरेंस एंगल, यानी यहां से दो वैल्यू आ रही हैं π/4 और दूसरी वैल्यू आ रही है 7π/4। इधर से बेटे चूंकि नेगेटिव है और कॉस नेगेटिव होता है सेकंड और थर्ड में, ये लिखिए एज कोसाइन इज नेगेटिव इन सेकंड एंड थर्ड quadrants, therefore x इज इक्वल टू, सेकेंड के लिए लिखेंगे आप पाई माइनस रेफरेंस एंगल, और थर्ड के लिए लिखेंगे आप पाई प्लस रेफरेंस एंगल। यहां से दो वैल्यू आपको मिलेंगी 4π माइनस 1π 3π/4 और दूसरी वैल्यू 5π/4। अब चूंकि बेटे ये भी इक्वेशन आपकी जो है वो काज में और ये भी काज में, और काज का पीरियड होता है 2π, एज 2π इज द पीरियड ऑफ कोसाइन, therefore जनरल सॉल्यूशन इज इक्वल टू, सिंगल सिंगल वैल्यू को बेटे आप लिखें सेट के अंदर और बीच में पीरियड के साथ n लगा दें, तो पहली वैल्यू π/4 प्लस 2nπ यूनियन, दूसरी वैल्यू तरतीब से लिख लें 3π/4 प्लस 2nπ यूनियन 5π/4 प्लस 2nπ यूनियन 7π/4
पाई ओवर 4 प्लस 2n पाई। तो ये बेटे जनरल सॉल्यूशंस हो गए इन दो इक्वेशंस के। उससे पहले आपने इक्वेशन नंबर 1 का भी जनरल सॉल्यूशन फाइंड किया हुआ है, तो ये भी आपके जनरल सॉल्यूशन का हिस्सा होगा। अब यहाँ से मैं इसको भी मैं इनके साथ ज्वाइन करूंगा सेट की सूरत में, यूनियन इसका भी हम इसके साथ लेंगे। ये जनरल सॉल्यूशन इन दो इक्वेशंस का है, और जब इसका शामिल करेंगे तो ये n पाई भी साथ हम सेट के साथ यूनियन लेंगे। तो आप इधर ले लें बेशक यूनियन, साथ ले लें यूनियन n पाई। अब ये आंसर मुकम्मल हो गया, लेकिन आपकी बुक ने डियर स्टूडेंट्स जो रिपीटेड वैल्यू हैं, जो कि पीरियोडिक जो फंक्शंस हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हैं वो पीरियोडिक होते हैं, तो जो वैल्यू रिपीट हुई हैं वो स्किप की हैं और इसको समराइज करके लिखा है। 7 पाई ओवर 4 देखें तो ये भी 8 मल्टीपल है पाई बाय 4 का। 5 देखें, ये देखें आप 5 पाई ओवर 4, तो ये भी 8 मल्टीपल है पाई बाय 4 का। तो अगर हम सिर्फ इनमें से ये दो वैल्यू ले लें, एक वैल्यू हम ये ले लें पाई ओवर 4 प्लस 2n पाई, और दूसरी वैल्यू ले लें ये 3 पाई ओवर 4, तो बेटे ये इसको हम यानी इन सारी वैल्यूज को हम एक सिंगल वैल्यू में, यानी अगर हम पाई ओवर 4 के 8 मल्टीपल ले लें तो ये सारी 4 वैल्यू जो है एक सिंगल वैल्यू से लिखी जा सकती हैं, और साथ हम ये यूनियन ले लेंगे n पाई का, जो कि इस इक्वेशन का आंसर है। तो हम इसको सॉल्यूशन को थोड़ा समराइज करके भी लिख सकते हैं इस तरह से, यानी हमारा जनरल सॉल्यूशन इस तरह भी हो सकता है। पहली वैल्यू हम ये ले लेते हैं n पाई, और इसका यूनियन ले लेते हैं। इन 4 वैल्यूज को अगर आप गौर से देखें, ये फर्स्ट वाली, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ, ये तो मैंने ये लिख ली है, तो इनको मैं एक सिंगल वैल्यू से पाई बाय 4 का 8 मल्टीपल लिख सकता हूँ। यानी मैं इस तरह लिख सकता हूँ पाई ओवर 4 प्लस n पाई ओवर 2। इसमें n कौन है? इंटीजर है। तो ये बेटे आपका समराइज्ड आंसर होगा, जो ज्यादा अच्छा है। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि यानी n पाई प्लस माइनस पाई बाय 4 भी लिख सकते हैं। ये तो कंपलसरी है, इसको आप चेंज कर सकते हैं, यानी इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको सेकंड वाली इसको आप लिख सकते हैं n पाई प्लस माइनस पाई ओवर 4, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आपकी टेक्स्ट बुक ने ये लिखे। अब इसको समझ लें कि ये इनको कैसे शो करता है। देखिए, अगर आप n को 1 रखते हैं तो एलसीएम आपका 4 आएगा, तो ये 1 पाई और ये 2 पाई, यानी 3 पाई ओवर 4 आपकी ये वैल्यू बन जाएगी। अगर आप इसको 0 ले लेते हैं तो ये आपकी पहली वैल्यू बन जाएगी। अगर आप इसको 2 लेते हैं तो ये आपकी तीसरी वैल्यू यानी 5 पाई ओवर 4 बन रहेगी, 2 लेते हैं तो। और अगर आप इसको 3 ले लेते हैं तो ये 3 इंटू 2 6 पाई और 1 पाई, ये जो है ये आपके पास ये 7 पाई ओवर 4 ये वैल्यू बन जाती है। तो बेटे ये इन 4 वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रही है, इसलिए इन 4 की जगह हमने ये लिखी है और ये वाली हमने साथ ज्वाइन कर दी। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 12 की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी।